मान्यवर, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम एक नए प्रकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उस प्रकरण का नाम हमने रखा है शब्दार्थ विकास। शब्दार्थ विकास के संबंध में निरुक्त शास्त्र ने बड़े विस्तार से विवेचन किया है और उसका हम थोड़ा विस्तार से आपके साथ अध्ययन करना चाहते हैं। जो ये शब्दार्थ विकास है, उसके पश्चात की लंबे परंपरा में प्रत्येक युगों में इस विषय पर विचार होता रहा है और आधुनिक भाषा विज्ञान में भी इस विषय पर गंभीर विचार पाया जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान में शब्दार्थ विकास भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हम निरुक्त शास्त्र में इसका अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम आधुनिक भाषा विज्ञान के आलोक में, आधुनिक भाषा विज्ञान के परिवेश में इसका अध्ययन करें और इससे ये पाएं कि निरुक्त शास्त्र से लेकर और यहाँ तक की जो चिंतन की यात्रा है, वो किस क्रम से विकसित हुई और किसमें कौन सी कमियां हैं अथवा कौन सी अधिकताएं हैं। इस प्रकार तुलनात्मक रीति से हम अपनी बातें प्रस्तुत करें। तो जब हम तुलनात्मक रीति से अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, तो यह आपके रिसर्च के लिए, शोध के लिए, इस विषय में विभिन्न आर्टिकल लिखने के लिए, पुस्तकों में इस विषय की बातों को लिखने के लिए, सब के लिए यह उपादेय बनता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम क्रम से तुलना की दृष्टि से विचार करें और तुलना की दृष्टि से विचार के साथ साथ इसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। तो मैंने इन बातों को आपके स्क्रीन में कुछ लिख दिया है और उस स्क्रीन में जो लिखा है उसको ही हम यहाँ पर क्रम से बताएंगे। हमने यहाँ पर कहा है कि जो शब्दार्थ विकास है, उसको प्रायः सभी लोगों ने 3 विभागों में विभाजित किया है और उन लोगों ने अलग अलग प्रकार के 3 विभाजन माने। तो सबसे पहला जो 3 विभाजन है, शब्दार्थ विकास का सबसे पहला जो 3 विभाजन है, वो है प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अतिपरोक्ष वृत्ति। ये जो निघंटु निरुक्त में जो सबसे पहले आया है विभाजन, जो कि प्रकट होता है इससे, वो यही है कि प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अतिपरोक्ष वृत्ति, ये 3 विभाजन किया गया। और उसके पश्चात प्रत्यक्ष वृत्ति का मतलब है कि जो प्रकृति प्रत्यय बड़ी आसानी से दिखाई पड़ते हैं, जैसे पचति पठति, पाचकः पाठकः, यहाँ पर हम पच और अक को बड़े आसानी से देख लेते हैं, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष वृत्ति। और जिन शब्दों में प्रकृति प्रत्यय आसानी से ज्ञात न हो पाए, उनको कहते हैं परोक्ष वृत्ति, जैसे गौ, अश्व इत्यादि। और जो बिल्कुल भी न ज्ञात हो पाए, अत्यंत रूढ़ हो, उनको अनवगत संस्कार के अंतर्गत अतिपरोक्ष वृत्ति में रखते हैं। तो ये 3 विभाजन में सबसे पहले विभाजित किया और उसके पश्चात निघंटु निरुक्त में ही एक अन्य विभाजन भी बताया, वो है आख्यातज, अनाख्यातज और आगे वाले को भी अनाख्यातज कहा। तो आख्यातज का मतलब फिर वही है, आख्यात से उत्पन्न होने वाला। पचति पठति में पच आख्यात से ति प्रत्यय होता है। और अनाख्यातज माने जिसमें कि आख्यात होना अथवा न होना स्पष्ट नहीं हो, प्रकट नहीं हो। इस संबंध में विवाद है, जिसको हम आगे कहेंगे। आगे अनाख्यातज के नीचे जो क्रमिक विकास हैं, उनको भी हमने आपके समक्ष लिख दिया है। अनाख्यातज के पश्चात जो पाणिनी व्याकरण है और जो न्याय के विद्वान हैं, वो शब्दार्थ विकास को जो विभाजित करते हैं, वो है यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़। इसको आप भली प्रकार जानते हैं। जितने भी पाणिनी व्याकरण के विद्वान हैं, वो इसको भली प्रकार जानते हैं। तो पाणिनी व्याकरण में भी ये 3 विभाग खूब आया और न्यायशास्त्र में भी विभाग पाया जाता है। तो पाणिनी व्याकरण और न्यायशास्त्र दोनों में योग, योग रूढ़ और रूढ़, ये विभाजन पाया जाता है। तो योग का मतलब है जहाँ पर कि प्रकृति प्रत्यय का मेल होवे, उसको योग कहते हैं। और योग रूढ़ का मतलब है कि प्रकृति प्रत्यय का मेल तो है ही और इसके साथ कुछ सुनिश्चित अर्थ भी है उसका। मतलब प्रकृति प्रत्यय का सुनिश्चित, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सुनिश्चित अर्थ भी है।
और उसके पश्चात रूढ़ अर्थ, इसमें कि प्रकृति प्रत्यय बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता। और इसके पश्चात हमने जो विभाजन नीचे लिखा है वो केवल एक एक ही लिखा है। बाकी लोगों ने भी तीन तीन विभाजन किए हैं, परंतु यहाँ पर एक एक से ही मतलब है, इसलिए हमने आगे एक एक ही लिखा है। यानी हमने योग रूढ़ के नीचे विभाजन लिखा है जह दजह लक्षणा, ये लिखा हुआ है। तो जह दजह लक्षणा, इसको वेदांत के विद्वान स्वीकार करते हैं। उन्होंने ही इसको तत्वमसी के व्याख्या के लिए उन्होंने ये लक्षणा विकसित की थी। तो योग रूढ़ के नीचे है वो, मतलब योग रूढ़ के समकक्ष है, योग रूढ़ के पैरेलल है। तो जहाँ दजह लक्षणा का मतलब है कि कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है और कुछ हिस्सा ले लिया जाता है। अगर कोई बड़ी चीज़ हो, बड़ा विस्तृत चीज़ हो, उसमें से कुछ हिस्सा ले लें और कुछ हिस्सा छोड़ दें, उसको कहते हैं जहत अजह लक्षणा, छोड़ा भी और नहीं भी छोड़ा। तो इसका उदाहरण वेदांत के विद्वान ग्रामोदग्ध पुष्पितम वनम ऐसा बोलते हैं। पुष्पितम वनम, ये जंगल में फूल खिलाए। अब पूरे जंगल में तो फूल खिले नहीं है, कुछ जंगल के कुछ हिस्से में फूल खिले हैं, फिर भी हम कहते हैं कि जंगल में फूल खिलाए। तो यहाँ पर हमने वन का एक हिस्सा लिया, पूरे को नहीं लिया, तो एक हिस्से को ले लिया और दूसरे हिस्से को छोड़ दिया, उसको कहते हैं जहद अजह लक्षणा। तो योग रूढ़ हुआ, वेदांत में उसके समकक्ष जहद अजह लक्षणा हुआ, और जहद अजह लक्षणा के समकक्ष आधुनिक भाषा विज्ञान के विद्वान इसको अर्थ संकोच कहते हैं। यानी जहद अजह लक्षणा वाले भी तीन भेद हैं, उन तीन भेदों को मैंने छोड़ दिया है, केवल एक ले लिया है क्योंकि उसी की ज़रूरत है यहाँ पर। और जो आधुनिक भाषा विज्ञान के विद्वान है वो भी तीन भेद ही करते हैं, शब्दार्थ विकास के तीन भेद करते हैं, उसमें से एक भेद मैंने ले लिया है और वो है अर्थ संकोच। तो आधुनिक भाषा विज्ञान के विद्वानों ने कहा कि शब्द के अर्थ में संकोच होता है, वो छोटा हो जाता है। पहले तो कोई शब्द का अर्थ बड़ा था और उसके पश्चात वो छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग। भाषा विज्ञान के लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग, हिंदी में कहते हैं हम लोग अर्थ संकोच, ऐसा कहते हैं। तो अगर कोई शब्द का अर्थ बहुत बड़ा हो और वो छोटा हो जाए तो वो अर्थ संकोच के अंतर्गत आता है। और भाषा विज्ञान के विद्वानों ने यह भी माना कि जो भाषा आगे बढ़ती है, जब भी किसी भाषा का विकास होता है तो उस विकास के क्रम में वो अर्थ विस्तार के से चलकर अर्थ संकोच में जाके पहुंच जाती है। अर्थ संकोच में क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि हमको किसी बात के लिए पिन पॉइंट करना पड़ता है। पिन पॉइंट का मतलब है कि ठीक उसी बात को हमको कहना पड़ता है और उसके लिए ज़्यादा शब्द ना बोलना पड़े। अब देखिए ना, यूँ तो देखने के लिए बहुत से शब्द हैं, देखता है, लौकता है, झांकता है, बहुत से शब्द हैं, परंतु देखता है से झांकता है थोड़ा भिन्न है। तो झांकता है में वो पिन पॉइंट हो गया, वो जो एक विशेष प्रकार का देखना हम बताना चाहते हैं वो उस शब्द में नहीं थे। तो यहाँ पर वो तो छोटा हो गया, एक्यूरेट हो गया, केवल उसको ही कहेगा। तो इस प्रकार से हमको पूरा पूरा देखता है कहते तो अनेक प्रकार का देखना आता, और हमने एक विशेष प्रकार का देखना लिया तो वो झांकना में आ गया। तो इस प्रकार से वो अर्थ संकोच हो गया यहाँ पर। तो शब्द का विकास के क्रम में अर्थ संकोच हो जाया करता है। अब देखिए ना, जितना भी पूरा साहित्य है, उस पूरे साहित्य में जब अर्थ संकोच हुआ तब बना बढ़िया साहित्य, है ना, बढ़िया विशिष्ट साहित्य तब बना जबकि अर्थ संकोच हो गया। अब महाकवि कालिदास ने लिखा ना कि क्या लिखा, सरसिजम अनुविद्धम के सरसिजम अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम, सरसिजम अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि कमल अगर तालाब में बहुत सी घास पात भी खिली हुई हो और उसमें भी एक कमल खिल जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, ऐसा उन्होंने कहा। शैवले नापि, शैवाल नामक घास के होने पर भी सरसिजम माने कमल अच्छा ही लगता है, सुंदर ही लगता है। तो यहाँ पर जो सरसिजम है वो कमल का वाचक है। अब अगर व्युत्पत्ति के द्वारा देखा जाए तो सरसिजम माने शैवाल भी हो सकता है, क्योंकि सरसिजम माने तालाब में उत्पन्न होने वाला, तो तालाब में उत्पन्न होने वाली घास भी तो होती है, तो सरसिजम शब्द से घास भी तो कहा जा सकता है। फिर भी यहाँ पर अर्थ संकोच के द्वारा सरसिजम शब्द का अर्थ घास नहीं है,
बल्कि तालाब में उत्पन्न होने वाली वह विशिष्ट वस्तु जिसको हम फूल नाम देते हैं, वो होगा सरसिजम। तो यहां पर सरसिजम शब्द में अर्थ संकोच हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आधुनिक भाषा विद्वानों के द्वारा भी जब भी कोई भाषा आगे चलती है तो अर्थ संकोच हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी जो हमने आपकी स्क्रीन में चार्ट बनाया है उसके अनुसार सबसे ऊपर लिखा परोक्ष वृत्ति, उसके नीचे लिखा अनाख्यातज, उसके नीचे लिखा योग रूढ़, उसके नीचे लिखा लक्षित लक्षणा, नहीं जहद अजहद लक्षणा, उसके नीचे लिखा अर्थ संकोच। ये शब्दार्थ विकास की यात्रा है। 3000 साल से चलते हुए आज के आधुनिक भाषा विज्ञान में शब्दार्थ विकास का जो क्रम विभिन्न शब्दों में निर्धारित हुआ, वो विकास की यात्रा हमने आपको इस स्क्रीन पर दिखाई है। इस स्क्रीन से पता चलता है कि शब्दार्थ विकास किस क्रम से हुआ और लोगों ने उसको क्या नाम दिया। तो ये जो योगरूढ़ शब्द है, जैसा कि मैंने कहा, अर्थ संकोच जब होता है तो अर्थ संकोच में क्या होता है, कुछ चीज छोड़ दी जाती है और कुछ चीज रख ली जाती है। बहुत बड़ी, मान लीजिए इतनी बड़ी वस्तु है, उसमें से इतना हिस्सा को हमने छोड़ दिया और इतना हिस्सा जो छोटा वाला हिस्सा है उसको ले लिया। तो अब इसको व्याकरण के विद्वान योगरूढ़ कह देते हैं। योग भी है और रूढ़ भी है। योग माने प्रकृति प्रत्यय लिया भी गया है और प्रकृति प्रत्यय के अर्थ को छोड़ा भी गया है। कुछ प्रकृति प्रत्यय का अर्थ ले लिया गया है और कुछ प्रकृति प्रत्यय का अर्थ छोड़ दिया गया है। तो यही जहद अजहद लक्षण है। जहद भी और अजहद भी, यही अर्थ संकोच है। थोड़ा सा लिया और थोड़ा सा छोड़ा। तो योग रूढ़ में यही बात कही गई है, थोड़ा सा लिया थोड़ा सा छोड़ा। जहद अजहद में यही बात कही गई है, थोड़ा सा लिया थोड़ा सा छोड़ा। अर्थ संकोच में यही बात कही गई है, थोड़ा सा लिया थोड़ा सा छोड़ा। परंतु निरुक्तकार ये सोचते हैं कि जब उसमें से कोई भी चीज छोड़ दी तो उसको वो नाम कैसे देंगे, उसको तो आख्यातज कह नहीं सकते। क्योंकि अब देखिए ना, जैसे अब्राह्मण शब्द है, तो अब्राह्मण में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कि ब्राह्मण कुछ कम हो गया, उसमें ब्राह्मणत्व तो उसमें पूरा ब्राह्मणत्व तो उसमें नहीं है। तो किसी ने कहा कि अब तो वो ब्राह्मण रहा ही नहीं, ब्राह्मण से विहीन हो गया। मगर दूसरे ने अब्राह्मण का अर्थ किया कि नहीं, ये ब्राह्मणत्व तो कुछ है और कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने अर्थ किया। तो एक में हुआ कि ब्राह्मण तो बिल्कुल गया और दूसरे में है कि कुछ ब्राह्मण है तो है, कुछ में नहीं है। तो जिसमें ब्राह्मणत्व हो और जिसमें नहीं हो उसको भी ब्राह्मण कह देते हैं, है ना। और अन्य धारणा के अनुसार अगर ब्राह्मणत्व खत्म हो गया तो उसको ब्राह्मण कहेंगे ही नहीं। तो यही अनाख्यात जो ये यास का प्रश्न चल रहा है, उसमें यही प्रश्न चल रहा है। उसमें प्रश्न ये है कि अगर आख्यात माने प्रकृति और प्रत्यय का जो अर्थ है वो पूरा अर्थ अगर वर्तमान नहीं है तो फिर आख्याता जो तो गया, तब तो आख्याता हुआ नहीं। जैसे अब्राह्मण में अगर थोड़ा सा भी ब्राह्मण्य नहीं है तो ब्राह्मणत्व तो गया, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से जो योगरूढ़ ही आख्यातज हैं, जहां पर कि थोड़ा उस शब्द का अर्थ वर्तमान है और थोड़ा उस शब्द का अर्थ वर्तमान नहीं है, आधा है और आधा नहीं है, तो उस दशा में जो निरुक्तकार पूछते हैं कि जब कुछ हिस्सा नहीं है तो वो पूरा चला गया, उसको फिर आख्यातज नहीं कहेंगे। परंतु योगरूढ़ वाले जो हैं वो मेल करने के विश्वासी हैं कि अगर थोड़ा सा है तो वो भी है और वो नहीं भी है, ऐसा वो कह सकते हैं। तो आगे की जो धारणा है योगरूढ़ में, उसमें कहा जाता है कि प्रकृति प्रत्यय का अर्थ कुछ है और कुछ नहीं है। परंतु अनाख्यातज में जो प्रश्न किया गया है निरुक्तकार में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रश्न में यह कहा है कि अगर आख्यात का थोड़ा सा भी अर्थ चला गया तब तो ये मान लेना चाहिए कि वह आख्यातज है ही नहीं। तो ये दृष्टिकोण में अंतर है, उन दृष्टिकोण के अंतर के कारण से यहां पर यह प्रश्न उठाया गया है। तो मेरी बात पूरी हुई अपनी बात में। मैं अपनी बात को फिर से कह दूं कि जब अर्थ संकोच होता है तो कुछ अर्थ छोड़ा जाता है और कुछ अर्थ ले लिया जाता है। तो अगर कुछ अर्थ नहीं है और कुछ अर्थ है तो उसको आगे के विद्वान योग और रूढ़ी भी कह देते हैं। योग माने आख्यात अर्थ है भी और रूढ़ी माने
वो आख्यात अर्थ नहीं भी है, कुछ अर्थ है और कुछ अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से जहादाजा लक्षणा माने कुछ अर्थ को छोड़ा गया है और कुछ अर्थ को लिया गया है। अर्थ संकोच माने अर्थ संकुचित हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग है, तो वह अर्थ छोटा हो गया, कुछ अर्थ है और कुछ अर्थ नहीं है। ये बात योग रूढ़ में, जहादाजा लक्षणा में, अर्थ संकोच में, ये तीनों में ये बात प्रस्फुटित होती है कि कुछ अर्थ है और कुछ अर्थ नहीं है। परंतु यास्काचार्य का जो अनाख्यातज वाला प्रश्न है, उसमें वो ये मानते हैं कि अगर कुछ अर्थ छूट गया है तो वो अर्थ गया, तो फिर वो आख्यातज हो ही नहीं सकता। योग रूढ़ में तो कह रहे हैं कुछ अर्थ है कुछ अर्थ नहीं है, मगर अनाख्यातज में कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी नहीं है तो वो अर्थ गया, तो उसको हम आख्यातज मानेंगे ही नहीं, उसको आख्यातज कहने ही ठीक नहीं होगा। तो ऐसी दशा में उसको आख्यातज माने कि न माने, ये प्रश्न उठता है। अब वो गिलास के आधे भरे और आधे पानी का ही तो सवाल है ना। आधे पानी में अगर आधा पानी हो तो कुछ लोगों ने कहा कि खाली है ही नहीं, परंतु योग रूढ़ वालों ने कहा कि नहीं, दोनों हैं, भरा भी है और खाली भी है। अर्थ उसमें वर्तमान, पिछला अर्थ वर्तमान है भी और पिछला अर्थ वर्तमान नहीं भी है। तो इस प्रकार से ये योग रूढ़ इत्यादि में जो बातें आती हैं वो एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। परंतु अनाख्यातज जो यास्काचार्य कह रहे हैं उसके संबंध में प्रश्न उठता है कि वह अगर कुछ भी चला गया तो उसको आख्यात नहीं कहना चाहिए, ऐसा मानकर यहाँ पर प्रश्न उठाए गए। तो अब हम इसको प्रश्न को शुरू करते हैं। तत्र नामानि आख्यात जानी इति शाकटायनो नैरुक्त समयश्च। शाकटायन के जो अनुयायी हैं वो ये कहते हैं कि सभी नाम आख्यातज होते हैं, माने विस्तृत अर्थों वाले होते हैं। अर्थ उनका बहुत बड़ा होता है और छोटा अर्थ होता ही नहीं। जितना प्रकृति प्रत्यय के द्वारा कहा गया, धातु ने जितना अर्थ को कहा, प्रत्यय ने जितने अर्थ को कहा, वो पूरा का पूरा अर्थ हर दशा में लागू रहता है। ऐसे कहने वाले कौन? ऐसे कहने वाले शाकटायन और नैरुक्त के भी कुछ विद्वान। परंतु अन्य विद्वान कहते हैं न सर्वाणी इति गार्ग्य वैयाकरणा नाम चाहिए, और सब ऐसे नहीं होते। ऐसा कहने वाले गार्ग्य भी हैं और वैयाकरण भी हैं, तो ये ज़्यादा प्रगतिशील हैं। ये जो गार्ग्य हैं वो शाकटायन से अधिक प्रगतिशील हैं। वो शब्दार्थ विकास जो वास्तविकता है उसके अधिक समीप है। कहते हैं हम किसी भी शब्द को एक ही प्रक्रिया से नहीं हाँक सकते, अपितु इतना महान शब्द है तो भिन्न भिन्न प्रक्रिया को तो लागू करना ही पड़ेगा। तो कहीं पर तो आख्यातज होता है और कहीं पर आख्यातज माने पूरा का पूरा अर्थ मिले, यह आवश्यक नहीं होता है। तो सब जगह यह आवश्यक नहीं होता है। ऐसे कहने वाले गार्ग्य भी हैं और वैयाकरण भी हैं। तो ये बात देखिए, पाणिनीय व्याकरण जो है वो इतना तर्क संगत है और इतना व्यावहारिक है कि उसमें हम बिल्कुल भी उंगली नहीं उठा सकते। पाणिनीय व्याकरण को अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि पाणिनीय व्याकरण में यौगिक भी बताया है और योग रूढ़ भी बताया है और रूढ़ भी बताया है और व्यंग्य अर्थ भी कहीं कहीं बताया है। अब जैसे देखिए, प्रसंगवश हम आपको कहते हैं, जैसे कि कर्तरीकृत सूत्र है, तो कर्तरीकृत सूत्र में जो कर्तरी है उसका अर्थ है कर्तरी अर्थे, ये अभिधा मूलक है, ये यौगिक है। कर्तरी अर्थे, पाचका में जो अक प्रत्यय उसका अर्थ है कर्ता, तो ये यौगिक है, वो अभिधा मूलक है। परंतु एक सूत्र है हरतेर धृति नाथयो पशु, अर्थात ये कि धृति और नाथ के योग होने पर हरि धातु से प्रत्यय होगा, मगर वो पशु अभिधेय में होता है। तो पशु अभिधेय का मतलब धृतिहरि पशु बनता है। धृतिहरि वो चमड़े का एक पात्र होता है जिसमें कि पानी ले जाया करते थे, उसको फारसी में मशक कहते हैं। तो उसको ढोने वाला, तो ये कहते हैं कि मशक को ढोने वाला अगर कोई मनुष्य होगा तो ई नहीं होगा, तो धृतिहरि नहीं बनेगा। परंतु अगर पशु उसको ढोएगा तो ई प्रत्यय हो जाएगा, तो धृतिहरि पशु बनेगा। अब बताइए, धृतिहरि जो बना वो अर्थ संकोच हुआ कि नहीं? धृतिहरि में अर्थ संकोच हुआ कि नहीं? हो गया अर्थ संकोच, क्योंकि कर्तरीकृत से तो कर्ता में होना चाहिए था
और कर्ता कौन है? मनुष्य भी कर्ता हो सकता है और पशु भी कर्ता हो सकता है। धृति को उठाने वाला मनुष्य भी हो सकता है और पशु भी हो सकता है। तो दोनों को द्वितीय शब्द का प्रयोग प्राप्त था। अगर अर्थ में करें तो, अगर यहां पर यौगिक अर्थ रखें तो, मगर यहां पर यौगिक अर्थ नहीं है, अपितु रूढ़ अर्थ है। ये बात पशु सूत्र से कहा जा रहा है। और जो काशिकाकार है ना, वो बहुत ही बढ़िया उनका अर्थ है। जहां जहां पर यौगिक अर्थ होता है वहां वहां पर वो कहते हैं अर्थे, और जहां जहां पर योगरूढ़ अर्थ होता है वहां वहां पर वो कहते हैं अभिधेये। मैं सोने जैसी बात बता रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को। जहां जहां पर काशिकाकार यौगिक अर्थ बताना चाहते हैं वहां कहते हैं अर्थे। कर्तरी कृत में कहा है कर्तरी अर्थे, और जहां जहां योगरूढ़ अर्थ बताना चाहते हैं वहां वहां पर कहते हैं अभिधेये। ये पशु अभिधेय में प्रत्यय होता है। तो जब पशु अभिधेय में प्रत्यय होता है तो द्वितीय रूप पशु जो है वो योगरूढ़ हो गया। यहां पर सब कर्ता को नहीं कहेगा, अपितु एक विशेष कर्ता को। कौन सी विशेष कर्ता को? पशु अगर कर्ता बनेगा तभी वहां पर प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से योगरूढ़ भी हो गया। तो मैं ये बताने जा रहा था कि व्याकरण के मतलब पाणिनि व्याकरण के जो विद्वान हैं वो यौगिक भी मानते हैं, योगरूढ़ भी मानते हैं और रूढ़ भी मानते हैं। ये बात निरुक्तकार को मालूम थी, इसलिए उन्होंने कह दिया वैयाकरणानां चैके। उनके समय में भी कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि योगरूढ़ शब्दों को मानते हैं, परंतु यास्क के समय में आख्यातज वाली बात ज्यादा प्रबल थी। तो इसलिए यौगिक ही होना चाहिए, और यौगिक कैसे बनेगा इस संबंध में बहुत से प्रश्न उठाए हैं। तो उन प्रश्न उठाए हैं और अंत में जो समाधान दिया गया है वो समाधान वही है जो कि हमने योगरूढ़ इत्यादि के संदर्भ में दे दिया है। तो प्रश्न उठाते हैं, तद यत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम संविज्ञातानि तानि। कहते हैं कि जिन शब्दों में स्वर और संस्कार, संस्कार माने प्रकृति प्रत्यय का संस्कार, कौन सा प्रकृति का प्रयोग होगा और कौन से प्रत्यय का प्रयोग होगा, वो सब सुसंगत हो। समर्थ हो माने सुसंगत हो। जैसे पाचका है, पाचका में पच प्रकृति है और अक प्रत्यय है। ये हमको साफ साफ मालूम पड़ जाता है, बताने की जरूरत नहीं है, साफ साफ मालूम पड़ जाता है कि ये स्वर है और ये प्रकृति है और ये प्रत्यय है, और इसके साथ अर्थ भी सुसंगत है। प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम, जो शब्द सुसंगत हो गया। कौन सा शब्द? पच और अक, ये दोनों शब्द सुसंगत हो गए। उसके बाद अर्थ भी सुसंगत है। अर्थ सुसंगत कैसे? पच माने पकाना, अक माने कर्ता। तो पाचका का अर्थ क्या हो गया? पाक कर्ता, पकाने का कर्ता। यहां पर शब्द भी और अर्थ भी बिल्कुल ठीक ठीक अलग अलग अन्वित हो जाते हैं। पाचका के हम दो विभाजन कर सकते हैं, उसमें एक पच है, दूसरा अक है, और अर्थ के भी दो विभाजन कर सकते हैं, एक क्रिया है और एक कर्ता है। इस प्रकार शब्द अर्थ बिल्कुल पैरेलल एक साथ मिल जाते हैं और सुसंगत हो जाते हैं। तो उनमें तो कोई संदेह ही नहीं है। निरुक्तकार कह रहे हैं कि इस प्रकार के यौगिक शब्दों में तो कोई संदेह ही नहीं है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो तो यौगिक हैं ही, वो तो अभिधा मूलक हैं ही, इसमें तो कोई बात नहीं। मगर समस्या वहां उठती है जहां पर कि शब्द और अर्थ सुसंगत पता नहीं चलता, अस्पष्ट है। जैसे कि गौहु, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, यहां पर अस्पष्ट है। अब गौ है, कहते हैं कि गम धातु है और डो प्रत्यय है, ऐसा कहते हैं, परंतु गम धातु दिख कहां रही है? पाचका में तो पच धातु दिख रही है ना, परंतु गौ में गम धातु दिख तो रही नहीं है। तो हम कैसे कहें कि गम धातु है, कैसे कहें कि औ प्रत्यय है, अश्वा में अश धातु है ना। तो ये पूरी बात पता नहीं चल पाती कि कौन वास्तव में धातु है, कौन प्रत्यय है, और धातु का अर्थ क्या है। तो ये पूर्ण रूप से मिल जाने के कारण से स्पष्ट नहीं हो पाता। तो वही लिखा है कि न पुनः गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, माने जहां पर स्वर और संस्कार समर्थ माने सुसंगत नहीं है, और प्रादेशिक गुण माने जो क्रिया संबंधी गुण से अन्वित नहीं है। क्रिया संबंधी गुण माने पाचका में क्रिया संबंधी गुण कौन है? क्रिया संबंधी गुण है कर्ता। पच क्रिया है और क्रिया संबंधी गुण है कर्ता, तो इससे अन्वित है, तो वहां तो ठीक है। मगर गौ, अश्व, पुरुष जहां पर अन्वित नहीं है, जहां पर स्पष्टता नहीं है,
उसको हम आख्यातज कैसे माने, ये प्रश्न उठता है। आगे दूसरा प्रश्न है, अनेक प्रश्नों को एक साथ उपस्थित किया और उसके पश्चात फिर अंत में समाधान देंगे। कहते हैं कि अथ चेत सर्वाणि आख्यातजानि नामानि स्युः यह कश्चित् तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्वं तथा चक्षीरन्। कहते हैं कि अगर सभी आख्यातज शब्द हों तो आख्यात से उत्पन्न जितना बड़ा विस्तृत अर्थ है वो पूरा विस्तृत अर्थ उसमें समाना चाहिए। अगर संकुचित हो गया तो उसका वो अर्थ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस शब्द से वो बना है, जिस प्रकृति प्रत्यय से बना है, आख्यातज की ये शर्त है कि उस प्रकृति का पूरा पूरा अर्थ, उस प्रत्यय का पूरा पूरा अर्थ उसमें शामिल होना चाहिए। और अगर शामिल नहीं है तो आख्यातज वाली जो शर्त है वो गई, वो शर्त खत्म हो गई, तो आख्यातज नहीं रहा, ये मतलब है। कहते हैं कि यदि सर्वाणि आख्यातजानि नाम स्युः, अगर सभी आख्यातज नाम हो तब तो यह कश्चित् तत्कर्म कुर्यात्, जो भी कोई उस काम को करे, सर्वम तथा चक्षीरन, सब उसको कहे जाएंगे। यह कश्चन अध्वानम अश्नुवीत अश्व स्ववचनीय स्यात्। अब देखिए अश्व शब्द है, अश्व का मतलब होता है जो रास्ता नापता है ना। अशुंग व्याप्त, व्याप्ति अर्थ में जो रास्ते को व्याप्त कर देता है, यहां से लेकर वाराणसी तक का रास्ता को नाप लेता है, तो उसको कहते हैं अश्व। तो अगर घोड़े के अलावा भी कोई उस रास्ते को नाप सके तो उस दशा में उसको भी अश्व कहना चाहिए। अब यहां पर तो घोड़े को कहते हैं, परंतु उससे भी तेज चलने वाला बाघ होता है, अथवा चीता तो सबसे तेज चलता है ना। आजकल के प्राणी वैज्ञानिक कहते हैं कि चीता तो सबसे तेज चलता है, तो सबसे अधिक रास्ते को मापने वाला है। तो अगर रास्ते को मापने के कारण से उसको अश्व कहा गया, तो जो रास्ते को मापने वाला है या जो उस रास्ते को अधिकतम पहुंचने की क्षमता रखने वाला है, उस सबको अश्व कहना चाहिए। ये कहा यत् किंचित तृन्द्यात् तृणम तत्। और तृण किसे कहते हैं कि जो जल्दी से कट जाता है, इतना नरम होता है कि वो जल्दी से कट जाता है, इसलिए उसको तृण बोला जाता है। तो अगर जो भी कोई चीज कोमल वस्तुएं हों जो कि आसानी से कट जाती हों, उनको सबको तृण कह देना चाहिए, क्योंकि वो आख्यातज है। तो ये प्रश्न उठाया, इस प्रकार से प्रश्न होना चाहिए। तो यहां पर क्या दिक्कत आई? यहां पर संकुचित अर्थ में संपूर्ण अर्थ की अतिव्याप्ति होती है। आप कॉपी में लिख सकते हैं कि ये नंबर 2 वाले जो प्रश्न है उसमें प्रश्न में क्या दिक्कत आई? क्या दिक्कत आई? संकुचित अर्थ में संपूर्ण अर्थ की अतिव्याप्ति होती है। मतलब वास्तव में तो ये संकुचित अर्थ है, वास्तव में तो ये छोटा अर्थ है, मगर छोटा अर्थ में जो संपूर्ण अर्थ माने प्रकृति प्रत्यय से गमित जो अर्थ है, उस संपूर्ण अर्थ की अतिव्याप्ति होती है। अतिव्याप्ति माने उस संकुचित अर्थ में वो संपूर्ण अर्थ प्रविष्ट होना चाहता है, प्रविष्ट होने की इच्छा होती है। इस प्रकार से यह दोष आता है। तो अगर हम योगरूढ़ वाली भावना ले लें और जहद अजहर लक्षण वाली भावना ले लें तो दोष नहीं आता है ना। अगर हम योगरूढ़ वाली भावना ले लेंगे तो क्या कहेंगे कि कुछ रखा और कुछ छोड़ा, उसको भी वो नाम दे देते हैं, है ना। किसी में वो चीज़ अगर कम भी हो तो कम होने पर भी उसको वो नाम दे देते हैं, है ना। किसी में ब्राह्मणी के कुछ गुण कम भी हो गए हों, उसको भी ब्राह्मण सदृश अथवा अल्प ब्राह्मण इत्यादि कह दिया करते हैं। इस प्रकार से वो चीज़ उसमें आ जाती है। तो अगर अर्थ संकोच मानेंगे तो ये बात पूरी हो जाती है। मगर यदि ये हमारी जिद होगी कि पूरा का पूरा अर्थ मिलना चाहिए, तब तो नहीं बन पाएगा। तो यही है, आख्यातज कहने से वो यही चाह रहे हैं अथवा यही सोच रहे हैं कि सब कुछ मिलना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो अगर ये अर्थ है तब तो दिक्कत आएगी। तो योगरूढ़ मानने पर समस्या नहीं है, परंतु ये अगर माने कि पूरा का पूरा अर्थ शामिल होना चाहिए तो समस्या है। इसलिए यहां पर प्रश्न उठाया। नंबर 3, अथापि चेत सर्वाणि आख्यातजानि नामानि स्युः यावद्भिर्भावैः संप्रयुज्यते तावद्भिः नामधेय प्रतिलम्भः स्यात्। और फिर देखिए, अगर सभी आख्यातज हों, अगर ये माने कि जितने शब्द हैं चाहे वो अनवगत संस्कार भी हों, परंतु वो आख्यात से उत्पन्न होते हैं
और पूरा पूरा आख्यात का अर्थ उसमें शामिल होता है। ये माने कि सभी शब्द धातु से उत्पन्न होते हैं और पूरा का पूरा आख्यात अर्थ उसमें शामिल होता है। अगर ये माने तो उसका जो नाम है वह अन्य का भी नाम हो जाना चाहिए। जैसे स्थूणा, दर्शया, संजनी स्यात्। यहां पर 3 नाम दिए इन्होंने। तो स्थूणा जो है वह उसको कहते हैं जो कच्चे मकान में जो छप्पर छाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो बांस लगा रहता है, तो उस बांस को कहते हैं स्थूणा। और दर्शया जो है वह खूंटा को कहते हैं, जो गाय को बांधने के लिए जो खूंटे का प्रयोग होता है उसको दर्शया कहते हैं। और संजनी दीवाल के नीचे अगर किसी अन्य वस्तु को बांधने के लिए कोई चीज लगा दी गई हो तो उसको संजनी कहते हैं। तो इस प्रकार से स्थूणा, दर्शया और संजनी ये तीनों अलग अलग चीजों के लिए कहते हैं। एक तो छप्पर को उठाने वाला बांस है, एक गाय को बांधने वाला खूंटा है, एक किसी अन्य को किसी से जोड़ने वाला संजनी है, किसी को किसी से जोड़ने वाला। इन तीनों को अलग अलग कहते हैं। परंतु यदि आख्यातज माने तो सबको सब कह देना चाहिए। मतलब स्थूणा शब्द से भी सब ले लेने चाहिए। कौन कौन से? वो छप्पर को छाने वाले बांस को भी स्थूणा कहना चाहिए, और गाय को बांधने वाले खूंटे को भी स्थूणा कहना चाहिए, और अन्य वस्तु से लगी हुई जो खूंटी इत्यादि है उसको भी स्थूणा कहना चाहिए। क्योंकि व्युत्पत्ति से वो तीनों समान है। व्युत्पत्ति से वो तीनों समान है। जैसे कि स्थूणा है, तो स्थूणा का मतलब होता है जो उसके साथ टिका रहे, स्था धातु से है, जो उसके साथ टिका रहे। तो टिका रहने वाली जो बात है वो बांस के छप्पर में भी होती है और गाय के खूंटे में भी होती है। तो दोनों को स्थूणा कह देना चाहिए। इसी प्रकार से दर्शया भी दोनों को कह देना चाहिए। दर्शया माने दरे, श्वभ्रे, शेते, माने जो एक निश्चित स्थान की धरती पर अवस्थित हो उसको दर्शया कहते हैं। धरती पर अवस्थित हो उसको दर्शया कहते हैं। तो उससे भी वो ले लेना चाहिए और उसको संजनी नाम भी पड़ जाना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसकी व्युत्पत्ति करें और व्युत्पत्ति वाला अर्थ शामिल करें तो स्थूणा, दर्शया और संजनी में कोई भेद नहीं रह जाएगा। दर्शया शब्द से जो कहा जाता है वो भी स्थूणा हो जाएगी, संजनी शब्द से जो कहा जाता है वो भी स्थूणा हो जाएगी। परंतु ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये शब्द आख्यातज नहीं है। अथवा आख्यातज कैसे हैं, ये प्रश्न मेरा ख्याल आप समझ गए हैं। इस प्रकार से ये तीनों शब्द अलग अलग नहीं। तो देखिए, जब हम योग रूढ़ लेते हैं तो ठीक है, स्थूणा शब्द से हम ये तो कहते हैं कि वहां पर अवस्थित होती है, परंतु बाकी कोई नहीं कहा जाएगा, केवल छप्पर को बांधने वाला बांस ही कहा जाएगा। ये योग रूढ़ हो गया। दर्शया से खूंटा ही कहा जाएगा, ये योग रूढ़ हो गया। तो यहां पर धातु का अर्थ भी शामिल है और एक निश्चित अर्थ भी शामिल है, बाकी को नहीं कहते। तो इस प्रकार से कुछ लिया है और कुछ छोड़ा है। तो इस प्रकार से कुछ लिया और कुछ छोड़ा होने के कारण से ये जहद भी है और अजहद भी है, ये अर्थ संकोच है। तो मगर यदि ये माने कि पूरा अर्थ होना चाहिए तो दिक्कत आती है। तो ये प्रश्न किया गया। तो इसको हम कहेंगे कि संकुचित अर्थ वाले शब्द में अन्य संकुचित अर्थ वाले शब्द की अतिव्याप्ति, ये कहेंगे, है ना। अगर आप इसको आप कॉपी में लिखना चाहें तो दोष का प्रकार ये होगा कि संकुचित अर्थ वाले शब्द में अन्य संकुचित अर्थ वाले शब्द की अतिव्याप्ति होती है। तो ये अतिव्याप्ति होती है, ये दोष है। आगे पुनः प्रश्न उठाते हैं। अथापि य एषाम न्यायवान कार्मनामिक संस्कार यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युः तथा एनानि आचक्षीरन्। और कहते हैं कि ये शब्द व्याकरण के सूत्रों से निर्मित होते हैं।
इन शब्दों में धातु प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो उनके समकक्ष धातु प्रत्यय के प्रयोग वाले अन्य शब्द भी जो हैं उनका भी साथ में प्रयोग कर देना चाहिए, मतलब पर्याय हो जाने चाहिए। दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में हो जाना चाहिए, है ना। यह एषाम न्यायवान कार्मनामिक संस्कार। न्यायवान माने व्याकरण सूत्रों के अनुसार निर्मित। न्यायवान माने जो शब्द व्याकरण के सूत्रों के अनुसार निर्मित। कार्मनामिका माने क्रिया निमित्तक, जिस क्रिया के कारण से वो कहा जा रहा है, तो क्रिया निमित्तक जो संस्कार। तो यथाचापि प्रतिजार्थानि स्युः, अगर किसी अन्य शब्द से भी वो अर्थ निकलता है तो उसके स्थान में उस अन्य शब्द का भी प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे उदाहरण से बताते हैं, पुरुषम पुरुषय इत्याचक्षीरन, अष्टा इति अश्वम, तर्दनम इति तृणम। कहते हैं कि अश्वम है ना, तो अश्वम का आप क्या अर्थ करते हैं, क्या धातु प्रत्यय बताते हैं? कहते हैं कि अश धातु है और वह प्रत्यय है। अश माने क्या होता है? अश क्रिया है और वह क्या है? वह कर्ता है ना। तो एक क्रिया है और एक कर्ता, ऐसा आप बताते हैं, इस प्रकार की आप व्याख्या करते हैं। तो हम पूछते हैं कि अष्टा शब्द है, अष्टा, यहां पर क्या है? यहां पर भी अश धातु है और त्रिच प्रत्यय है, उससे अष्टा बना। तो यहां पर दोनों का अर्थ एक ही हो गया ना। अश्व में अश धातु है और अष्टा में भी अश धातु है। अश्व में वह प्रत्यय का अर्थ करता है, यहां पर भी त्रिच प्रत्यय का अर्थ करता है, तो दोनों का अर्थ समान हो गया ना। अश्व और अष्टा में जो प्रकृति प्रत्यय हैं उन दोनों का अर्थ समान हो गया, एक का अर्थ क्रिया और दूसरे का अर्थ कर्ता। तो जब दोनों का अर्थ समान है तो अश्व को अष्टा क्यों नहीं बोलते? ये सवाल, ये प्रश्न है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अश्व और अष्टा, इन दोनों में जो प्रकृति प्रत्यय हैं उनका अर्थ यदि बिल्कुल समान है तो अश्व को अष्टा भी कह दें, क्या दिक्कत है? अश्व को अष्टा भी कह देना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं कहते? तर्दनमिति तृणम, इस प्रकार से जो जल्दी टूट जाता है, जो जल्दी कट जाता है, उसको बोला गया तृणम। तो यहां पर उसी अर्थ में हम बोलते हैं तर्दनम। तो तर्दनम में वही धातु है और अन प्रत्यय भी उसी अर्थ में है, इसलिए उस तृण के स्थान में तर्दनम क्यों ना बोले, है ना। पुरुष के स्थान में पुरुषयः क्यों ना बोले, क्योंकि उसका भी वही अर्थ है, ऐसा क्यों ना बोला जाए? ये प्रश्न है ना। और इस प्रश्न का जवाब क्या है? इस प्रश्न का जवाब हम लोग क्या देंगे? हम लोग कहेंगे कि जो अष्टा और अश्वम है, यहां पर अष्टा ये तो यौगिक है और अश्वम ये योगरूढ़ है। अष्टा एक विस्तृत शब्द है और अश्वम ये अर्थ संकोच में बना है। अश्वम ये जहां लक्षणा में बना है। अश्वम ये योगरूढ़ में बना है। तो योगरूढ़ में क्या होता है? कुछ अर्थ लिया जाता है और कुछ छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर कुछ चीज को ले लिया गया है और कुछ चीज को छोड़ दिया गया है। तो प्रश्न यूं उठा रहे हैं कि अगर सभी आख्यातज हैं, माने सभी यौगिक हैं, तो दोष आता है, यही ना। अगर सभी आख्यातज हैं और सभी यौगिक हैं तो दोष आता है। और समाधान क्या है? समाधान यह है कि सभी आख्यातज माने यौगिक हैं ही नहीं, कुछ यौगिक हैं और कुछ योग रूढ़ हैं। कुछ यौगिक माने कुछ विस्तृत अर्थ वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि जिनका संकोच हो गया है, इस प्रकार के। तो अगर आख्यातज मानेंगे तो दोष आएगा। आख्यातज मानने पर दोष है और योग रूढ़ मानने पर दोष नहीं है। अगला है, अथापि निष्पन्ने भी व्याहारे अभिविचारयन्ति प्रथनात् पृथ्वी इत्याहु। और देखिए, पृथ्वी बनाते हैं, पृथ्वी शब्द बनाते हैं और उसके पश्चात उसका व्युत्पत्ति करते हैं। प्रथनात् पृथ्वी, प्रथन से पृथ्वी बना, प्रथन से पृथ्वी बना, है ना। बड़ा विचित्र है ये। प्रथन का मतलब है कि जैसे आपने पुरोडाश तो सुना है ना, पुरोडाश। तो पुरोडाश में क्या होता है? चावल का जो चावल जैसे आटा मानते हैं तो उसी प्रकार से गोल गोल जैसा बना दिया जाता है। उसके बाद उंगली से उसको दबा दिया जाता है। तो पुरोडाश को जब उंगली से दबाते हैं तो क्या हो जाता है? वो फ्लैट हो जाता है। तो ऐसी धारणा थी कुछ लोगों में कि ये जो धरती है वो पहले गोल थी
और उसके पश्चात प्रजापति ने उसको दबा दिया, और दबाने के कारण से वो बन गई फ्लैट, बन गई समतल बन गई, तो हम लोग रहने लायक बन गए। तो आजकल जो धरती है वो तो फ्लैट होती है ना, पहले कभी रही होगी गोल, आजकल की जो धरती होती है वो फ्लैट होती है। ऐसा सोचने वाले थे जिन्होंने पृथ्वी शब्द को बनाया, जिन्होंने पृथ्वी शब्द को रखा। देखिए, इस शब्द के संबंध की व्युत्पत्ति में अथवा व्याख्या में अनेक प्रकार के व्याख्याएं हो सकती हैं, परंतु जो व्याख्या मैं बताता हूं वो भी एक पक्ष है। आप इसको अन्य प्रकार से भी योजित कर सकते हैं, परंतु एक पक्ष है। अगर मैं किसी व्याख्या को करूं तो आपको यह नहीं कहना चाहिए कि आपने ये व्याख्या क्यों कर दी, क्योंकि यह भी तो एक पक्ष है ना, जो एक पक्ष है उसको मैंने कर दिया। आपका जो पक्ष हो या आपकी जो सम्मति हो, आप उसको मान सकते हैं, स्वतंत्र है उसके मानने में। तो एक पक्ष, एक प्रकार की व्याख्या, वो उसको सही अथवा गलत कहने का आपको अधिकार है, आप उसको कह सकते हैं। परंतु यहां पर एक व्याख्या जो चलती थी पुराने जमाने से, कुछ लोग मानते थे उसको मैंने कहा आपके समक्ष कि पृथ्वी जो शब्द है वो ऐसे हुआ कि कुछ लोगों ने सोचा कि पृथ्वी पहले गोल थी, उसके बाद प्रजापति आए और उसने हाथों से दबा दिया, तब फ्लैट बन गई। तो ऐसे कहने वाले अथवा बोलने वाले सोचते हैं कि आजकल पृथ्वी फ्लैट होती है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी विद्वान लोग ऐसा मानते थे कि फ्लैट होती है। मैं ये कह रहा हूं कि जिन कुछ लोगों ने ये व्युत्पत्ति की होगी, उन लोगों ने सोचा होगा कि फ्लैट होती है। अब देखिए ना, दुनिया में रहने वाले बहुत तरह के लोग हैं, है ना, विद्वान भी लोग हैं और नासमझ भी हैं। कुछ लोगों ने उसको समझा, कुछ लोगों ने उसको नहीं समझा। तो ऐसे भी तो कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने उसको फ्लैट समझा हो। ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों ने उसको गोल ही माना होगा, बहुत तरह के लोग होंगे, उन्होंने उसको ऐसा मान लिया होगा। तो विभिन्न प्रकार के युगों में अनेक प्रकार की अवधारणाएं आती हैं, और उन अवधारणाओं के प्रतिबिंब शब्दों में भी पड़ जाते हैं। तो शब्दों में पढ़ने वाले जो उन अवधारणाओं के प्रतिबिंब हैं वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, परंतु उससे इतना तो मिलता है कि समाज का एक हिस्सा, समाज का एक तबका ऐसा सोचता था। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि प्रजापति आए तो पृथ्वी जो है वो फ्लैट हो गई, वो हम लोग चलने लायक हो गई। तो अब इस पर निरुक्तकार प्रश्न करते हैं, कि ये बताइए कि पृथ्वी पहले बनी, ये फ्लैट पहले हुई कि पृथ्वी नाम पहले पड़ा? क्या हुआ पहले, कौन सी चीज पहले आई? तो अगर नाम पहले पड़ा तो कहां पर रह के पहले पड़ा? अगर धरती थी ही नहीं, फ्लैट पहले किया गया, तो नाम कहां पर रख के किया, है ना? प्रथनात् पृथ्वी कैसे बना? तो इस प्रकार से नाम पहले पड़ा कि वस्तु पहले आई, इन सब के विषय में ये प्रश्न उठता है, प्रथनात् पृथ्वी प्रश्न उठता है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक शब्दार्थ विकास के संबंध में जो अनेक प्रकार की धारणाएं हैं और अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किए। और मैंने बड़े संक्षेप से आपको बताया कि जो शब्दार्थ का विकास होता है वो तीन रूपों में होता है। वो निरुक्तकार से लेकर आधुनिक विज्ञान तक के लोगों ने माना है। उसमें से जो एक प्रकार है योगरूढ़ वाला, उसको यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि कुछ शब्दों का कुछ अर्थ बना रहता है और बाकी अर्थ छूट जाता है। परंतु यदि हम ये माने कि पूरा अर्थ बना हुआ है, तो उसको आख्यातज कैसे कहेंगे, ये प्रश्न उठता है। इसको यहाँ पर उपस्थित किया गया है। तो ये हमने अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए जो कि आख्यातज को इस प्रकार से मानने में उनके समक्ष प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार के मानने में जो प्रश्न आते हैं हमने आपके समक्ष उपस्थित किए। आगे कुछ अन्य प्रश्न उपस्थित करेंगे तो उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आपने मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।